हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्स में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे औरंगजेब आलमगीर के बारे में, जो एक काफ़ी प्रसिद्ध मुग़ल बादशाह रहा। दोस्तों, इसका शासनकाल रहा 1658 से 1707 तक। दोस्तों, इसका जन्म 1618 में उज्जैन में दोहड़ नामक स्थान पर हुआ। और दोस्तों, हमारे इतिहासकार मानते हैं कि जिस समय पर इसका जन्म हुआ तो उसी समय शाहजहाँ यानी कि जो इसके पिता थे, भविष्यवक्ताओं या एस्ट्रोलॉजर ने शाहजहाँ को बता दिया था कि हाँ, तुम्हारा जो यह पुत्र है यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जिसके कारण दोस्तों, इसका जो पिता था शाहजहाँ, वह काफ़ी सतर्क हो जाता है, कॉशियस हो जाता है और इसे सैन्य कार्यवाही करने की शिक्षा न देकर हमेशा इसे मदरसे में भेजता है, इसे कुरान पढ़ाता है और इस्लाम की शिक्षा दिलवाता है। जिसके कारण दोस्तों, यह माना जाता है कि कुरान पढ़ पढ़ कर यह अपने धर्म के लिए काफ़ी कट्टर हो गया और धार्मिक कट्टरता के कारण ही इसे जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और अनुशासित मुग़ल बादशाह था। दोस्तों, इसी के साथ 1637 में दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह हो जाता है, जिसे रबिया बीवी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी के लिए यह एक मकबरा बनवाता है, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है या ताजमहल की बदसूरत नकल भी कहा जाता है, जो स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। दोस्तों, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि औरंगजेब शासन करने से पहले कहाँ का सूबेदार था। तो दोस्तों, वह सूबेदार था अहमदनगर का। दोस्तों, अपने पिता की मृत्यु हो जाने से पहले ही जब इसके पिता यानी कि शाहजहाँ ने झरोखा दर्शन बंद कर दिए थे, तो औरंगजेब चल पड़ता है अपने उत्तराधिकार के युद्धों के लिए और अपने भाइयों को मौत के घाट उतार देता है और फिर शासन करता है यह मुग़ल सल्तनत पर या दिल्ली की गद्दी पर। दोस्तों, अपने उत्तराधिकार के युद्ध में यह सबसे पहले लड़ता है बैटल ऑफ बहादुरपुर, जो 1658 में हुई, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी दोस्तों, एक बार जानना आपके लिए यह ज़रूरी है कि यह युद्ध लड़ा गया शाह शुजा यानी कि शाहजहाँ के पुत्र शाह शुजा, या हम कह सकते हैं औरंगजेब के भाई शाह शुजा और रॉयल आर्मी ऑफ मुग़ल के बीच में, जिसमें रॉयल आर्मी ऑफ मुग़ल जीत गई और शाह शुजा हार गया। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ औरंगजेब लड़ता है 1658 या 1658 में अपने भाई मुराद बख्श को यह अपने साथ ले लेता है और औरंगजेब और मुराद बख्श 1658 में लड़ते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धर्मत का युद्ध, जो कि एमपी में है। दोस्तों, इस युद्ध में औरंगजेब अपने भाई को अपनी तरफ कर लेता है और अपने भाई को कहता है कि जब मैं शासक बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने राज्य का कुछ हिस्सा दूंगा और उसी के साथ मैं तुम्हें कुछ धन भी दूंगा, जिससे तुम अपना राज्य चला सको। लेकिन दोस्तों, यह आगे चलकर ऐसा हो नहीं पाता है। 1658 में दोस्तों, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब मुराद बख्श के साथ रॉयल आर्मी ऑफ मुग़ल से युद्ध करता है और दोस्तों, इसमें रॉयल आर्मी ऑफ मुग़ल हार जाती है। इसी के साथ दोस्तों, यह 1658 में ही लड़ता है सामूगढ़ का युद्ध। लेकिन दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध निर्णायक युद्ध इसके लिए साबित होता है, जबकि धर्मत का युद्ध इसके लिए निर्णायक युद्ध साबित नहीं हो पाता। दोस्तों, सामूगढ़ का युद्ध इसके लिए काफ़ी बड़ा निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि इसमें यह औरंगजेब मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा सिकोह को हरा देता है। दोस्तों, यहाँ पर यह निर्णायक युद्ध इसलिए साबित हुआ क्योंकि दारा सिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया था इसके पिता औरंगजेब यानी कि इन सभी के पिता शाहजहाँ ने। लेकिन औरंगजेब इसके विपरीत दारा सिकोह को हराकर खुद दिल्ली के शासन पर बैठ जाता है, इसलिए यह एक निर्णायक युद्ध साबित होता है। दोस्तों, इसी के बाद यह 1658 में जब यह युद्ध लड़ा गया सामूगढ़ का, इसी के साथ ही यह अरेस्ट कर लेता है अपने पिता यानी कि शाहजहाँ को। इसके बाद दोस्तों, 1658 में यह अपना प्रथम राज्याभिषेक औरंगजेब आलमगीर के नाम से कराता है। दोस्तों, यह प्रश्न या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब ने सबसे पहला अपना राज्याभिषेक कब कराया। तो दोस्तों, 1658 में अपने पिता की गिरफ्तारी करने के बाद यह औरंगजेब आलमगीर के नाम से अपने सिंहासन पर बैठता है। दोस्तों, इसी के साथ अब इसको किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसे दिल्ली का सिंहासन मिल चुका था और सिंहासन मिलने के बाद यह अपने राज्य को बांटना नहीं चाहता था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मुराद बख्श जो इसका भाई था इसके साथ था, लेकिन यह अपने भाई की ही हत्या करा देता है। दोस्तों, उसके बाद आता है यह मुराद बख्श की हत्या कर देता है। इसी के साथ दोस्तों, लड़ा जाता है 1659 में या 1659 में खजवा का युद्ध।
दोस्तों यह युद्ध होता है औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में औरंगजेब अपने भाई की हत्या कर देता है और अपने भाई को हराकर उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों यह खजवा का जो युद्ध हुआ यह इलाहाबाद के पास हुआ। इसी के साथ दोस्तों 1659 या 1659 में देवराई घाटी का युद्ध होता है। दोस्तों इसे सिर्फ देवराई का युद्ध भी कहा जाता है और देवराई घाटी का युद्ध भी इसे बोला जाता है। दोस्तों इसमें यह जो कि इसने पहले युद्ध लड़ा था, जो युद्ध था सामूगढ़ का, उसमें यह दारा सिकों की हत्या नहीं कर पाता, वह सिर्फ इसे हरा देता है। लेकिन अब यह दोस्तों दारा सिकों को हराकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे औरंगजेब के बारे में। तो दोस्तों 1659 में यह अब इसके सामने कोई भी चुनौती नहीं थी और यह आराम से शासन कर रहा था। इसलिए अब यह अपना दूसरा राज्याभिषेक लाल किले में कराता है, क्योंकि अब इसका कोई भी दुश्मन शेष नहीं बचा था। दोस्तों इसका शासनकाल काफ़ी लंबे समय तक चलता है और उसके बाद शासनकाल आता है अकबर का। यानी कभी आपसे यह एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल कालीन समय में किस बादशाह का सबसे बड़ा और लंबा शासन था, तो दोस्तों वह होगा सबसे लंबा शासन औरंगजेब का। और उसके बाद दोस्तों शासनकाल आता है अकबर का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसने अपने शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ों को प्रतिबंध किया और कौन कौन सी चीज़ें नहीं चलाई, या इसने जीवन काल में कौन कौन सी रणनीतियों का और जनता पर कौन कौन से अपने रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल किए। दोस्तों सबसे पहले तो इसने दास्ता को ख़त्म किया, जो स्लेवरी प्रथा थी, सती प्रथा पर दोस्तों इसने प्रोहिबिशन या प्रतिबंध लगाया, और जुआ, तंबाकू और शराब पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। यह दोस्तों इसलिए लगाया गया क्योंकि दोस्तों यह धार्मिक रूप से काफ़ी कट्टर था, इसलिए इसने जुआ, तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ यह इस्लामिक प्रवृत्ति का होने के कारण इसने तीर्थ यात्रा पर कर दोबारा लगा दिया और जजिया कर को भी लगाया। इसके बाद दोस्तों इसने हिंदुओं के सभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसी के साथ साथ दोस्तों इसने नवरोज़ और मुहर्रम पर भी पाबंदी लगा दी थी। 1669 या 1669 में दोस्तों इसने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर को लूटा। दोस्तों इसने सिजदा और पाबोस को भी ख़त्म किया, और इसने सिर्फ यही कहा कि यह केवल अल्लाह के सामने किया करो, वह ही इसके लिए, यानी कि जो ये सजदा और पाबोस हैं वे सिर्फ उसी के सामने किए जाने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इसने 1675 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कराई। दोस्तों इसने उनको गिरफ्तार किया, दिल्ली में बुलाया और इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया, और दोस्तों वहाँ पर लाल किले के सामने ही औरंगजेब ने उनका सिर कटवाया, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर एक गुरुद्वारा आज भी है जिसे हम शीशगंज साहिब के नाम से जानते हैं। 1682 में दोस्तों औरंगजेब ने स्टार्ट किया अपने दक्षिण भारत का अभियान। लेकिन दोस्तों जैसे इसने स्टार्ट किया ये ही इसके लिए इसकी कब्र साबित हुआ, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाहजहाँ के समय पर शाहजहाँ के पास 19 सूबे थे, और 2 सूबे जो दक्षिण में थे, जो गोलकुंडा और बीजापुर थे, उन्हें पाने के लिए औरंगजेब चल पड़ता है। लेकिन दोस्तों यह माना जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक उनको पाने के लिए इसे जद्दोजहद करनी पड़ती है और काफ़ी इसे वहाँ पर परिश्रम करना पड़ता है। इसकी अब्सेंस में दोस्तों इसका जो मंत्री था असद खान, वह तकरीबन 31 साल तक इसके शासन को संभालता है, लेकिन वह इसके पीछे इसके 19 जो सूबे थे उन पर नाम का वजीर था, वह कंप्लीट या पूर्ण रूप से एज ए बादशाह कार्य करता है। और दोस्तों इसी के कारण इसे यानी कि दक्षिण भारत अभियान को इसकी कब्र कहा जाता है। सन 1707 में महाराष्ट्र में दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और महाराष्ट्र के दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया जाता है। इसकी जीवनी आलमगीरनामा लिखी गई दोस्तों काजिर सिराजी के द्वारा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।